ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ रहेगा तो आप आसमान का अवलोकन यानी आप आसमान का निरीक्षण छत पर बैठे बैठे या सोए सोए अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपकी इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? यहाँ एक प्रश्न बनेगा, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर में होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम देख नहीं पाते हैं। जितने भी रात में चंद्रमा तारे चमकते हैं या चमकने वाली और भी कोई वस्तुएं होती है जिसको हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं, जिसका कारण है हमारे सूर्य देव का अत्यधिक तेज प्रकाश। इसी के कारण रात के समय चमकने वाली सभी वस्तुओं को हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं। केवल चंद्रदेव को दिन में देख पाएंगे और नहीं भी देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। प्रश्न बनेगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। इन खगोलीय पिंडों का निर्माण कैसे हुआ है? आंसर, गैसों से। इन खगोलीय पिंडों का निर्माण गैसों से हुआ है। अगला प्रश्न बनेगा, क्या खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? उत्तर में लिखेंगे, हाँ, खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और नोट डालकर यहाँ पर लिखेंगे, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे सूर्य। अगला प्रश्न बनेगा, तारा किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे सूर्य। अब यहाँ पर है, आओ कुछ करके सीखे। यहाँ पर एक लैब है, प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला किसके बारे में है? तो अभी हम लोग जितना भी समझे हैं, स्टडी करके, पढ़ाई करके जितना भी अभी हम लोग समझे हैं उसी के बारे में ये प्रयोगशाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। इस प्रयोगशाला को करने के लिए एक टॉर्च की, एक सादा कागज की, एक पेंसिल का और एक सुई का आवश्यकता होगा। चरण 1 में बोला गया है, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। 2 नंबर में बोला गया है, अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। 3 नंबर में बोला गया है, कागज पर
वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। 4 नंबर में है अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। 5 नंबर में है ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। 6 नंबर में है अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। खड़े हो जाएं, दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदु को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। 7 नंबर में है अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। 8 नंबर में है आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ये जितने भी प्रयोगशालाएं की गई है इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक टॉर्च है और टॉर्च का यह ऊपर वाला कांच वाला भाग है, यहाँ पर इसका स्विच है और ये जो ऊपर वाला कांच वाला जो भाग है इस पर कागज रख दें सटाकर, इसको फोल्ड करके मोड़ कर और यहाँ पर रबर बैंड लगा दें और ये स्विच ढकना नहीं चाहिए। रबर बैंड लगा दिए और रबर बैंड लगाने के बाद ये सभी कागज पर छोटा छोटा छिद्र कर देते हैं और जो रूम है, कमरा है, इसका सभी लाइट को बुझा दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए। अब इस टॉर्च को हम बारेंगे तो इसका जो लाइट दीवार पर जाएगा, ये सामने दीवार पर जाएगा तो जितना भी हम छिद्र बनाए हैं, ये सब लाइट छिद्र के ही समान जाएगा। जैसे यहाँ एकदम आसमान में तारों की तरह, जैसे आसमान में तारा होता है वैसे ही इसका लाइट जाएगा। और जैसे ही हम रूम में यानी कमरे के सभी बल्ब को जला दें, मतलब मान लीजिए कि एक बल्ब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ मरकरी है, सभी को हम एक साथ स्विच ऑन कर दिए, सब बल्ब जल गया। और जैसे ही सब बल्ब जल जाएगा तो कमरे में बहुत ज़्यादा प्रकाश आ जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रकाश आने के कारण ये जो टॉर्च से जो लाइट निकला है और दीवार पर जगह जगह तारे के समान अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ये सभी ढक जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे रात के समय बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है, हमारे सूर्य देव निकलते हैं, तो रात्रि को दिखाई देने वाले सभी तारे और सभी चमकीली वस्तुएं, चंद्रदेव भी नहीं दिखाई देते हैं हमारे सूर्यदेव के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। इसी प्रकार ये कमरे में जो टॉर्च से बना हुआ अनेक प्रकार का दृश्य है, चित्र है, यह नहीं दिखाई देगा कमरे में बहुत सारे बल्ब और मरकरी के लाइट के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी रात के समय
चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान है। जो रात है यह, और इस रात में जितने भी तारे चमक रहे हैं वे सूर्य के समान है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण ये सब तारा हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण इसकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ये जितने भी तारे हैं इनकी ऊष्मा, प्रकाश और गर्मी को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा, अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, जिसके कारण इसकी ऊष्मा और प्रकाश और इसकी गर्मी को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। और यह दूरी के कारण ये बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आप लोग अवश्य ध्यान दिए होंगे कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे एक एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे हवाई अड्डा हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ का जो प्लेन होगा, एरोप्लेन होगा, चाहे वहाँ जो हेलीकॉप्टर होगा, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो हमसे बहुत नज़दीक में है। और जैसे ही यह हवाई जहाज आसमान का सीना चीरकर ऊपर उड़ेगा, यह हेलीकॉप्टर आसमान की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे यह हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का आकार छोटा होता जाएगा। और जब सब बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी तो यह एक समय में दिखाई देना बंद हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मेला में ये चरखी वाला झूला होता है, और चरखी वाला झूला में यह बहुत सारा क्या लगा होता है, डोली लगा होता है। और इस डोली पर हम लोग बैठ गए और ये चरखी ऐसे नाचता है, यह बहुत ऊंचाई पर होता है। और जैसे ही यह चरखी ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहेगा, जो भी लड़का लड़की कोई भी रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ से देखने पर वो बहुत ही छोटा, बहुत छोटा दिखाई देगा। और जैसे ही ये डोली नीचे उतरेगा, और नीचे उतरने के क्रम में ये जो लड़का लड़की व्यक्ति है ये बड़े दिखाई देने लगेंगे। जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये बड़े दिखाई देंगे, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे ये लोग छोटे दिखाई देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाती है। अगला प्रश्न बनेगा, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? यह नक्षत्र मंडल क्या है? उत्तर में लिखा जाएगा, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न बनेगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? तो उत्तर में लिखा जाएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। और यह जो अर्सा मेजर और बिग बियर है, यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। बोला गया है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त सात ऋषि संत। ये है सप्त सात ऋषि संत। और यह जो है सप्त सात ऋषि संत, यह किस प्रकार का नक्षत्र मंडल है?
तो एक बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? तो बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में आप देखिए, यह चित्र 1.1 है, सप्तऋषि से ध्रुव तारा की ओर। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप अपने परिवार में या अपने पड़ोस में बोलिए कि आपको और अधिक तारे, नक्षत्र मंडल दिखाया जाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? उत्तर में लिखेंगे उत्तरी तारा यानी ध्रुव तारा की सहायता से, और यह उत्तरी तारा ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। अगला प्रश्न बनेगा कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखा जाएगा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, क्या ध्रुव तारा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है? उत्तर, हाँ, ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही जगह पर स्थित रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हम लोग ध्रुव तारे की स्थिति को कैसे जान सकते हैं? आंसर, सप्तऋषि सप्त सात ऋषि संत की सहायता से हम लोग ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यह चित्र 1.1 है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा।